हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। कौन सा? कार्नेट रेफ्रिजरेटर। ओके, कार्नेट इंजन करना है, कार्नेट रेफ्रिजरेटर करना है एंड हमने करना है हीट पंप। सबसे पहले हम कर रहे हैं कार्नेट इंजन। ओके, सो कार्नेट इंजन क्या होता है? सबसे पहली बात तो कार्नेट इंजन मीन्स इसका काम क्या है, कार्नेट इंजन होता क्या है? ये क्या है? एक साइकिल है। हम कोई भी गैस लेते हैं। ओके, एक गैस क्या है, जो हमारा साइकिल है वो 4 प्रोसेस से मिलकर बना है। अगर वो हमारी गैस उन चारों साइकिल्स को मीन्स कंप्लीट करती है, उन चारों प्रोसेसेस को कंप्लीट करती है जो कि एक साइकिल फॉर्म करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि वो कार्नेट साइकिल के थ्रू पास हो रही है। ओके, सो अब देखो कार्नेट इंजन होता क्या है। कार्नेट इंजन में काम क्या होता है कि कोई भी गैस है, हमने क्या किया हुआ है, कोई भी हमारा सिस्टम है, कार्नेट इंजन में होता क्या है कि हम बाहर से हीट अप देते हैं, हम बाहर से सिस्टम को हीट देते हैं। सपोज हमने हीट देती QH हमने हीट दे दी सिस्टम को। ओके, सो इस हीट का सिस्टम ने क्या किया, कुछ तो वर्क हो जाएगा। इस हीट से कुछ तो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ओके, वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया हमारा W। कुछ तो वर्क हो गया और क्या हो गया, कुछ तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। और जो थोड़ी बहुत हीट रहेगी वो हमारे सिस्टम में एज अ वेस्ट हीट स्टोर हो जाएगी। ओके, हमने सिस्टम को बाहर से हीट दी, उस हीट ने कुछ तो वर्क डन में यूज़ होगी, वो वाली हीट कुछ तो वर्क डन में यूज़ होगी, और जो थोड़ी बहुत हीट बचती है वो QC हो जाता है। मीन QC क्या है, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। ओके, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। एंड QH क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम। ओके, जो QH है वो क्या है, जो हम बाहर से हीट देते हैं सिस्टम को। सो अब कोई भी इंजन है, कोई भी हम काम करते हैं, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है? कोई भी हम काम करते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो, आपके नेट की तैयारी करो, उसकी एफिशिएंसी क्या है? उसकी एफिशिएंसी क्या है कि जितना आप पढ़ रहे हो क्या आपके वो याद है, जितना आप पढ़ रहे हो क्या आपके वो याद है। मीन्स आउटपुट क्या आ रही है, आप पढ़ी जा रहे हो, आउटपुट कुछ है नहीं, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? उसकी एफिशिएंसी तो जीरो होगी, आपके पढ़ने की एफिशिएंसी तो जीरो होगी ना। उसी तरीके से आपके पास कार्नेट इंजन की, कोई भी इंजन है आपके पास, उसकी एफिशिएंसी किसकी होती है कि आप हीट दे तो रहे हो, सिस्टम को हीट दे तो रहे हो, वो तो हमारी इनपुट होगी, लेकिन आउटपुट क्या आ रही है? ओके, हम इनपुट देते हैं, आउटपुट बाहर आती है। सो आउटपुट क्या आ रही है और कितनी हम इनपुट दे रहे हैं, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होता है हमारे पास, एफिशिएंसी। सो हम लिख सकते हैं कि जो कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी है वो किसके इक्वल है? कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी किसके इक्वल है? वर्क डन। हमारी आउटपुट क्या है कि कितना वर्क कर रहा है इंजन। ओके, सो हमारी एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। कार्नेट इंजन के केस में जो हमारी आउटपुट है वो क्या है? W, वर्क डन। ओके, वर्क डन है, ये क्या है? -W क्यों है? क्योंकि ये सिस्टम वर्क खुद कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। हम ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव लेते हैं, बाय द सिस्टम को नेगेटिव लेते हैं, -QH। इनपुट क्या है? हम हीट दे रहे हैं, बाहर से, वो क्या होगी? पॉजिटिव। और वो कितनी है? QH। ओके, QH। सो आपके पास जो एफिशिएंसी है कार्नेट इंजन की वो क्या है? -W डिवाइडेड बाई QH। इसका जो फॉर्मूला है वो भी कैलकुलेट करेंगे कि क्या एफिशिएंसी आती है, बट जो होती है एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट मीन्स -W अपॉन QH। ओके, सो अब देखो जो कार्नेट इंजन है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। जो कार्नेट इंजन है ना, पहली बात तो ये क्या है, रिवर्सिबल लिया हुआ है हमने। चारों की चारों जो प्रोसेसेस होती हैं वो क्या होती हैं? रिवर्सिबल होती हैं। ओके, सो रिवर्सिबल होती हैं। और जो चारों की चारों प्रोसेसेस होती हैं ना, उसमें हम क्या लेते हैं कि वो एक कंप्लीट साइकिल बना देती हैं। चारों की चारों प्रोसेसेस मिलके एक साइकिल बना देते हैं। एक तो रिवर्सिबल है, एक साइकिल बन जाता है। रिवर्सिबल हमने क्यों लिया कार्नेट इंजन में? क्योंकि रिवर्सिबल में क्या होता है? मैक्सिमम वर्क डन होता है। हमें पता ही है, हमने पहले कर लिया कि रिवर्सिबल में इररिवर्सिबल से ज़्यादा वर्क डन होता है, रिवर्सिबल में ज़्यादा वर्क डन होता है। सो हमारे पास हमने इस सिस्टम को क्या लिया है? कार्नेट इंजन क्या होता है? रिवर्सिबल। ओके, जो कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी है, वो मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा एफिशिएंसी किसी इंजन की नहीं हो सकती। ओके, कार्नेट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम। हम इसको लिख लेते हैं मोस्ट एफिशिएंट है ये, इससे ज़्यादा एफिशिएंसी वाला कोई इंजन नहीं है। मोस्ट एफिशिएंट है बट नॉट 100%। ऐसा नहीं है कि जितनी हीट आप दोगे उतना ही वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं होता कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% हो जाए, मीन्स जितनी आप इनपुट दोगे उतना ही आपके पास आउटपुट मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ओके, सो जो एफिशिएंसी है वो कभी भी 100% नहीं होगी, बट यस कार्नेट इंजन की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। मोस्ट एफिशिएंट इंजन है ये। अगर आपको कहीं पे भी मिल रहा है कोई भी इंजन कि उसकी कार्नेट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंसी है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ओके, ये कभी पॉसिबल नहीं है कि कार्नेट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंसी हो। यस, अगर किसी भी इंजन की कार्नेट इंजन से कम है एफिशिएंसी, मीन्स वो इंजन कौन सा है? इररिवर्सिबल इंजन है। ओके, सो इसमें हमने साइकिल लिया है। साइकिल क्यों लिया है? इसमें जो कार्नेट साइकिल है वो साइकिल की फॉर्म में हमने क्यों लिया है? क्योंकि इन अ साइकिल, अगर हम देखते हैं इन साइकिल जो आपके पास डेल्टा U होता है वो क्या होता है? 0 होते हैं।
या फिर आप लिख लो डी यू क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये यू क्या है आपके पास स्टेट फंक्शन है, सो साइकिल में क्या होगा, डी यू 0 होगा। अगर डी यू 0 है मीन्स जो आपके पास डी क्यू है वो डब्ल्यू के इक्वल आ जाती है। ओके, डी क्यू इजिकल टू डी यू माइनस डब्ल्यू होता है, सो डी क्यू इजिकल टू डब्ल्यू आ जाती है। मीन्स आपके पास जो हीट दे रहे हो आप वो इंटरनल एनर्जी में यूज ना हो, इंटरनल एनर्जी हम ये 0 ले लेते हैं। ओके, इंटरनल एनर्जी हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है। ओके, ये साइक्लिक लिया ही इसलिए गया है क्योंकि इसकी जो डेल्टा यू है वो 0 हो जाए, सो दैट जो डी क्यू है वो डब्ल्यू के इक्वल हो जाए। ओके, बट आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जितनी हीट आप दोगे उतना ही वर्क डन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके पास ये एफिशिएंट इंजन है, मोस्ट एफिशिएंट है, बट आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसकी 100% एफिशिएंसी है। ओके, जो इसकी एफिशिएंसी होगी वो हम फॉर्मूला देखेंगे क्या आएगा। जो एफिशिएंसी है वो गैस की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, वो गैस की नेचर पे या अमाउंट पे, मीन्स सब्सटेंस के, जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं उसके नेचर पे एंड उसकी क्वांटिटी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। वो हम देखेंगे किस पे डिपेंड करती है। ओके, सो जो आपके पास कार्नेट इंजन है, एक तो हमने देख लिया ये 100% क्या है आपके पास, मीन्स मोस्ट एफिशिएंट है, बट 100% एफिशिएंसी नहीं है। और हम क्या बोल सकते हैं कि जो कार्नेट इंजन है इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्या रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपके पास जो हीट है वो कभी भी कंप्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ओके, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन कंप्लीटली कभी भी वो क्या है वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। सो इसने क्या कर दिया कि एफिशिएंसी पे रिस्ट्रिक्शन कर दी, उसकी मीन्स हीट को कन्वर्ट करना वर्क में, इस पे क्या लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 100% नहीं हो सकता। ओके, सो अब हम देख रहे हैं कि कार्नेट इंजन है उसकी 4 प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं। कार्नेट इंजन की जो 4 प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। पहले तो कार्नेट इंजन को देखने के लिए हमारे पास 4 कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। जब भी हमने कार्नेट इंजन बनाना है 4 कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। वो कौन कौन से हैं, सोर्स है आपके पास, सोर्स मीन्स जहाँ से आप अपनी हीट दोगे, सिंक है आपके पास, इसका काम आपको भी पता चल जाएगा, सोर्स, सिंक, इंसुलेटर या फिर आप बोल सकते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड और आपके पास वर्किंग सब्सटेंस। ओके, वर्किंग सब्सटेंस, जिस भी सब्सटेंस का आपने देखना है, एक हो गया आपके पास वर्किंग सब्सटेंस। अब देखो जो आपके पास प्रोसेसेस होती हैं वो 4 प्रोसेसेस होती हैं, 4 प्रोसेसेस होती हैं। कौन कौन सी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, पहली प्रोसेस कौन सी है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरी कौन सी है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरी कौन सी है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। फोर्थ कौन सी है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, पहले हमने 2 बार एक्सपेंशन करनी है, फिर हमने 2 बार कंप्रेशन करनी है, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन करनी है, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन करनी है। ये 4 प्रोसेस हैं, ये 4 प्रोसेसेस मिलकर एक साइकिल बना देते हैं। वो हम अभी देखते हैं कैसे साइकिल बनता है, जस्ट हम एक एक करके सारी प्रोसेसेस को डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने करना है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये सोर्स एंड सिंक का काम क्या है। सोर्स तो आपके पास क्या है, सोर्स तो हीट देगा, सोर्स तो आपके सब्सटेंस को हीट देगा, और सिंक क्या है, जो आपके पास ज़्यादा हीट है वो सब्सटेंस से ले लेगा। ओके, अगर तो सब्सटेंस को हीट चाहिए वो तो सोर्स देगा, अगर सब्सटेंस ने हीट बाहर देनी है वो सिंक को देगा। ये क्या है आपके पास, हीट रिजर्वायर्स हैं, दोनों सोर्स एंड सिंक क्या है, हीट रिजर्वायर्स हैं। मीन्स इनके पास जो आपके पास हीट है ओके इतनी ज़्यादा है कि इससे आप थोड़ी सी ले लो या थोड़ी सी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपके पास समुंदर होता है, समुंदर से आप 1 कप पानी का ले लो या 1 कप पानी का दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, वैसे ही इनका काम है सिंक एंड सोर्स का। ओके, सो जब हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे हैं, सपोज हम ए स्टेट से बी स्टेट में जा रहे हैं, ए स्टेट से बी स्टेट में जा रहे हैं। ए स्टेट का जो प्रेशर है वो P1 है, वॉल्यूम V1 है, एंड जो टेम्परेचर है वो TH है, सपोज TH है। ओके, एंड जो बी स्टेट है उसका प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, एंड जो टेम्परेचर है वो तो TH ही रहेगा ना, क्योंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर तो TH ही रहेगा। सो अब देखो, अब हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन करनी है। जब सिस्टम एक्सपैंड होगा, जब सिस्टम, जैसे आपके पास पहले ये सिस्टम है, फिर आपने एक्सपैंड करके ये बना दिया, अब क्या होगा कि इसमें अगर टेम्परेचर है, इसमें अगर टेम्परेचर सपोज 50 है, इसमें टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑब्वियसली इसमें टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो टेम्परेचर ऑब्वियसली कम हो जाएगा ना। तो टेम्परेचर हमने सेम रखना है, तो हमें बाहर से क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। हम दे सकते हैं क्योंकि आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक में हम हीट नहीं दे सकते, सो आइसोथर्मल में तो हम हीट दे सकते हैं। सो हम बाहर से हीट देंगे, बाहर से सिस्टम को हीट देंगे। मीन्स फर्स्ट स्टेप में जो DQ होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे। ओके, सो DQ पॉजिटिव है। हम P1 V1 TH से P2 V2 TH जा रहे हैं।
ओके सो इसका जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, जितना रिवर्सिबल आइसोथर्मल में होता है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल में वर्क डन कितना होता है, माइनस आर टी लॉन ऑफ माइनस आर टी, यहाँ पे टी क्या है, टी एच लॉन ऑफ V2 अपॉन V1। ओके ये हो गया आपके पास फर्स्ट स्टेप का वर्क डन। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें आइसोथर्मल है, सो डी यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डी यू किसके इक्वल होता है, सी वी डी टी के। डी टी जीरो है, सो आपके पास डी यू भी जीरो हो जाएगा। जो आपके पास डी क्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, मीन्स आपके पास डी क्यू किसके इक्वल आ गया, डी क्यू इज इक्वल टू आर टी एच लॉन ऑफ V2 अपॉन V1। ओके ये आपके पास होगी फर्स्ट प्रोसेस। अगर हम फर्स्ट प्रोसेस को देखें तो मीन्स फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, आपने जो आपका सब्सटेंस है उसको किस पे रखना होता है, सोर्स पे रखना होता है, सोर्स पे रखना होता है, क्योंकि सोर्स ही आपके पास हीट देगा सिस्टम को। ओके सो इसमें जो आपके पास ग्राफ आएगा वो हम देख लेते हैं। अगर हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करें, पीवी डायग्राम एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन करने पे क्या होगा, वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा बट प्रेशर डिक्रीज होगा। ओके सो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे सपोज आपके पास ऐसा है P1 V1, यहाँ पे क्या है P2 V2। ओके यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर भी साथ में लिख लो TH, यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या है आपके पास TH। ये हो गया आपके पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपके पास, फर्स्ट प्रोसेस होगी। ओके अब हम सेकंड प्रोसेस की बात करें, सेकंड में क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ओके यस रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, अगर हम देखें रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, आपके पास वर्क डन जो डी क्यू है वो तो जीरो हो गया, डी क्यू किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल। पहले हमने सिस्टम किस पे रखा हुआ था, सोर्स पे, अब हम सिस्टम को कहाँ पे रख देंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे, क्योंकि अब हमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन करनी है, हमें कोई भी हीट वगैरह एक्सचेंज नहीं करनी। ओके सो हम अपने सिस्टम को कहाँ पे रख देंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देंगे। डी क्यू जीरो हो गया, अगर डी क्यू जीरो हो गया मीन्स आपके पास क्या हो गया, डी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया। ओके सो मीन्स आपके पास जो डब्ल्यू है वो किसके इक्वल आ जाता है, सी वी डी टी। ओके आपने बी से सी पे गए, आप बी पे क्या था P2 V2 TH, यहाँ पे सपोज आपके पास हो गया P3 V3 TC। ओके सो अब देखो dt, dt क्या है, टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर में कितना चेंज आया, TH माइनस TC। ओके सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, TC माइनस TH, TC माइनस TH, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर कितना है TC, इनिशियल टेम्परेचर कितना है TH। सो आपके पास W की वैल्यू क्या आ गई, CV TC माइनस TH। ओके सो अब देखो, अब आपने एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया है, जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन की एडियाबैटिक प्रोसेस की जो स्लोप होती है वो रिवर्सिबल से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये मैंने आपको पहले करवा रखा है। सो आप यहाँ पे अगर ये सपोज A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, अगर आपने C पॉइंट बनाना है तो जो उसकी स्लोप होगी वो क्या दिखाओगे आप, ज़्यादा दिखाओगे। ये जो स्लोप है ये ज़्यादा स्टिपर है इन कंपेरिजन टू आइसोथर्मल कर्व। ओके सो ये आपके पास हो गया C, आपके पास प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। सो यहाँ पे सी पॉइंट पे क्या आ गया, P3 V3 TC। ओके P3 V3 TC, ये होगी आपके पास सेकंड प्रोसेस। अब अगर हम थर्ड प्रोसेस की बात करें, यहाँ तक समझ आ गया ना, थर्ड प्रोसेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह है। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। यस अब हम कंप्रेस कर रहे हैं गैस को, अगर हम कंप्रेस करेंगे मींस आपके पास वहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, पहले इतना था अब इतना रह गया। सो मींस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, हमारी गैस का हमारी सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर हमने सेम रखना है क्योंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर सेम रखना है। सो जो हम आपके पास हीट होगी वो दी जाएगी किसको, सिंक को। सो अब आपने क्या करना है, अब अपने सिस्टम को कहाँ पे रखना है, सिंक पे रखना है। ओके सो आपके पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन में जो आपके पास C से सपोज आप D जा रहे हो, यहाँ पे आपके पास क्या है P3 V3 TC, यहाँ पे क्या होगा P4 V4 TC, टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा। अगर आप वर्क डन निकालो, वर्क डन किसके इक्वल आ गया, माइनस RTC लॉन ऑफ V4 डिवाइडेड बाई V3। ओके W किसके इक्वल आ गया, माइनस RTC लॉन ऑफ V4 अपॉन V3। ये आपके पास होगी थर्ड प्रोसेस। ओके थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, जो DQ होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। DQ क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि आपका सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रहा है, आपका सिस्टम सिंक को हीट दे रहा है, आप नहीं दे रहे, आपका सिस्टम को हीट दे रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास DQ की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ओके सो हमने तीन प्रोसेसेस के लिए W की वैल्यू कर ली। यहाँ पे क्या आया था आपके पास, W माइनस RTH लॉन ऑफ V2 अपॉन V1, यहाँ पे W CV TC माइनस TH, यहाँ पे W माइनस RTC लॉन ऑफ V4 अपॉन V3। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो आपके पास W1 है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस RTH लॉन ऑफ V2 अपॉन V1। W2 किसके इक्वल आ गया, CV TC माइनस TH। W3 किसके इक्वल आ गया, माइनस RTC लॉन ऑफ V4 डिवाइडेड बाई V3।
ओके सिमिलरली यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि जो डी क्यू है वो माइनस डब्ल्यू की इक्वल है, सो डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, आर टी सी ln ऑफ वी फोर अपॉन वी थ्री। ओके सो अब देखो हम कर रहे हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। जो इसके क्वेश्चंस है ना कार्नेट हीट इंजन के, कार्नेट रेफ्रिजरेटर के या फिर हीट पंप के, वो हम कल करेंगे क्योंकि ये वाला वीडियो ही लेंथी हो जाएगा। हमने अभी बहुत कुछ करना है इसके बारे में, काफ़ी ग्राफ्स करने हैं। ओके सो ये वीडियो लेंथी हो जाएगा। इसके जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन में अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, मीन्स डी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू है। सो डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया, सी वी टी एच माइनस टी सी, सी वी टी एच माइनस टी सी, ये आ गया आपके पास डब्ल्यू। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। अब आप आपके सिस्टम को कहाँ पे रखोगे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखोगे, डी क्यू की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ओके सो ये आपके पास डब्ल्यू आ गया। अब अगर हम देखें टोटल वर्क डन, अब अगर हम टोटल वर्क डन देखें, ये आपके पास 4 प्रोसेसेस बन गई। यस यहाँ पे हम ड्रॉ करना भूल गए। अगर आप सी से डी जा रहे हो, अगर आप सी से डी जा रहे हो, सी से डी जाने का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, कंप्रेशन कर रहे हो। कंप्रेशन के टाइम जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ओके प्रेशर ज़्यादा हो गया एंड वॉल्यूम कम हो गया। सो यहाँ पे जो आपके पास डी पॉइंट था, डी पॉइंट पे क्या हो गया, P4 V4 एंड TC। अब आपने एडियाबैटिक करना है, ये आपका एडियाबैटिक हो गया। ओके ये ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके W4 आपके पास क्या आ गया था, CV TH माइनस TC। अब अगर आप टोटल वर्क डन निकाल रहे हो, टोटल वर्क डन किसके इक्वल आ गया, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ओके वर्क डन इसके इक्वल है। अब देखो W1 किसके इक्वल है, W2 किसके इक्वल है, इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस RTH ln ऑफ V2 अपॉन V1 प्लस CV TC माइनस TH प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा RTC ln ऑफ V4 अपॉन V3 प्लस CV TH माइनस TC। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे TC माइनस TH है, यहाँ पे TH माइनस TC है, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, माइनस RTH ln ऑफ V2 अपॉन V1 माइनस RTC ln ऑफ V4 अपॉन V3। अब हम देखते हैं कि जो V1 V2 V3 V4 में रिलेशन है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन V1 V2 V3 एंड V4। इन चारों में क्या रिलेशन है, ओके इन चारों में रिलेशन होता है आपके पास V1 V3 इज इक्वल टू V2 V4। V1 V3 किसके इक्वल होता है, V2 V4। ये हम अभी प्रूव कर देते हैं, ये कोई ऊपर से नहीं आया, ये हम अभी प्रूव कर रहे हैं कि V1 V3 V2 V4 के इक्वल कैसे आया। ओके सो इसको याद करने का तरीका क्या है, ओड आपने साथ में लिखने हैं, इवन आपने साथ में लिखने हैं। ओके ओड बाकी सब छोड़, ओड बाकी सब छोड़, मीन्स ओड आपने साथ में लिखने हैं, इवन साथ में लिखने हैं। ओके सो इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, आप क्या करो, दोनों की दोनों एडियाबैटिक प्रोसेसेस देख लो। एडियाबैटिक प्रोसेसेस में क्या होता है, पॉइजन इक्वेशन फॉलो होती है। पॉइजन इक्वेशन में क्या होता है, अब अगर आप यहाँ पे 2 पे लगाओ, सेकंड प्रोसेस एडियाबैटिक है, सो अगर आप यहाँ पे लगाते हो T2 V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T3 V3 रेज टू पावर गामा माइनस 1। ओके T2 क्या है यहाँ पे TH, T3 क्या है यहाँ पे TC। ओके सिमिलरली अगर आप यहाँ पे लगाते हो फोर्थ पे लगाने से क्या हो जाएगा कि जो आपके पास है V4 TC रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V1 TH रेज टू पावर गामा माइनस 1। ओके यहाँ से आप TH अपॉन TC निकालो, कितना आ गया, TH अपॉन TC कितना आ गया, V3 अपॉन V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1। यहाँ से आप TH अपॉन TC निकालो, क्या आ गया, TV रेज टू पावर गामा माइनस 1 होता है, ये मैंने VT लिख दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, TC V4 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TH V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1। सो TH अपॉन TC किसके इक्वल आ गया, आप TC को इधर ले आए, मीन्स V4 अपॉन V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1। ओके सो अब देखो TH अपॉन TC अगर हम इक्वेट करें तो आपके पास क्या आ गया कि V3 अपॉन V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1। गामा माइनस 1 ऊपर है, गामा माइनस 1 ऊपर है, सो मीन्स जो बेस है वो इक्वल है, बेस इक्वल है V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1। सो मीन्स V1 V3 इज इक्वल टू V2 V4। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, V4 अपॉन V1 की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, V3 अपॉन V2 पुट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास क्या है, V4 अपॉन V3। V4 अपॉन V3 किसके इक्वल है, अगर आप देखो V4 अपॉन V3 किसके इक्वल है, V1 अपॉन V2। ओके V4 अपॉन V3 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब देखो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या है, माइनस RTH ln ऑफ V2 अपॉन V1 माइनस RTC
ln ऑफ v1 अपॉन v2। ओके, आपने क्या किया, यहाँ पे v2 अपॉन v1 कर दिया और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया। ओके, सो आपने क्या किया, r ln ऑफ v2 अपॉन v1 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया आपके पास, माइनस आर ln ऑफ v2 अपॉन v1 को बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया आपके पास, टी एच माइनस टी सी। सो आपके पास जो टोटल वर्क डन है वो क्या आ गया, माइनस आर टी एच माइनस टी सी ln ऑफ v2 अपॉन v1। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, आपके पास ये वर्क डन आपको याद होना चाहिए कि टोटल वर्क डन इन केस ऑफ हीट इंजन, जो आपके पास कार्नेट इंजन है, वो किसके इक्वल होता है, माइनस आर टी एच माइनस टी सी ln ऑफ v2 अपॉन v1। ओके, ये आपके पास है W। अब देखो, जो हमने हीट दी थी, सिस्टम को हीट फर्स्ट स्टेप में दी थी, वो क्या था आपके पास, QH था। ओके, QH किसके इक्वल था, वहाँ पे माइनस W के इक्वल था ना, QH किसके इक्वल था, माइनस W के। मीन्स आपके पास क्या था, RTH ln ऑफ v2 अपॉन v1। ये क्या था आपके पास, QH। अगर हम एफिशिएंसी देखें, एफिशिएंसी हीट इंजन की, मीन्स कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। ओके, ईटा। सो ये किसके इक्वल है, आउटपुट क्या थी हमारी, आउटपुट क्या है, वर्क डन, मीन्स माइनस W डिवाइडेड बाई QH। ओके, माइनस W फिल करना है, तो क्या आ गया, R टी एच माइनस टी सी ln ऑफ v2 अपॉन v1 डिवाइडेड बाई QH की वैल्यू क्या है आपके पास, QH की वैल्यू क्या है, RTH ln ऑफ v2 अपॉन v1। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन क्यों नहीं आया, क्योंकि QH क्या होता है, माइनस W। ओके, सो अब देखो, R से R कैंसिल हो गया, ln v2 अपॉन v1 से ln v2 अपॉन v1 कैंसिल हो गया, मीन्स आपके पास क्या आ गई, टी एच माइनस टी सी डिवाइडेड बाई टी एच। मैंने आपको बताया था ना कि जो आपके पास एफिशिएंसी है वो सब्सटेंस की अमाउंट पे या सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। आपके पास जो एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिफरेंस पे। ओके, मीन्स टी एच एंड टी सी, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है उस पर डिपेंड करती है आपकी एफिशिएंसी। टी एच कितना है, टी सी कितना है, उस पर डिपेंड करती है आपकी एफिशिएंसी। ओके, सो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आ गया, टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच, टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच। अब देखो, जो अगर आप निकालो डेल्टा यू, पूरे साइकिल में डेल्टा यू किसके इक्वल होगा, हमें वैसे पता ही है कि जो डेल्टा यू की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है, वो हम प्रूव भी कर देते हैं कि कैसे हैं। अब आपके पास डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा यू 1 प्लस डेल्टा यू 2 प्लस डेल्टा यू 3 प्लस डेल्टा यू 4। ओके, अब देखो डेल्टा यू 1 ये जीरो है, यहाँ पे डेल्टा यू 2 किसके इक्वल है, यू किसके इक्वल होता है, डी यू सी वी डी टी के। सो यहाँ पे आप पुट करोगे सी वी टी एच टी सी माइनस टी एच, यहाँ पे क्या है जीरो, यहाँ पे पुट करोगे आप सी वी टी एच माइनस टी सी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी, जीरो जीरो। सो आपके पास डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। मीन्स आपके पास जो वर्क डन है, जो डी क्यू है, डी क्यू किसके इक्वल है, माइनस डब्ल्यू के इक्वल है। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डब्ल्यू होता है। सो आपके पास डी क्यू किसके इक्वल है, माइनस डब्ल्यू के। मीन्स आप माइनस डब्ल्यू की यहाँ पे, माइनस डब्ल्यू की जगह पे आप डी क्यू भी लिख सकते हो। डी क्यू किसके इक्वल है, कितना हीट चेंज हो रहा है, मीन्स क्यू एच माइनस क्यू सी, क्यू एच माइनस क्यू सी है। सो मीन्स आपके पास जो एफिशिएंसी है वो उसको आप क्या लिख सकते हो, क्यू एच माइनस क्यू सी डिवाइडेड बाई क्यू एच। ओके, सो क्यू एच माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच आपके पास क्या होगी, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी किसके इक्वल है, टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच। ये आपके पास एफिशिएंसी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन इसके काफ़ी हैं। सो तभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, काफ़ी क्वेश्चन कवर होते हैं इससे। ईटा किसके इक्वल है, क्यू एच माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच एंड टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच इज इक्वल टू 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि क्यू सी अपॉन क्यू एच किसके इक्वल है, टी सी अपॉन टी एच। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जो क्यू सी अपॉन क्यू एच है वो किसके इक्वल है, टी सी अपॉन टी एच के। ओके, क्यू सी अपॉन क्यू एच किसके इक्वल होता है, टी सी अपॉन टी एच के। इसका मतलब क्या है कि आप लिख सकते हो क्यू एच अपॉन टी एच इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन टी सी। इसका मतलब ये भी है, यहाँ पे लिख लो आप क्यू एच अपॉन टी एच इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन टी सी। ओके, सो अब हम देख रहे हैं, ये तो हमारा हो गया पीवी का, ये तो हमारा हो गया पीवी का ग्राफ। अगर हमने एस और टी का ग्राफ देखना है, ओके, एस एंड टी का ग्राफ देखना है कि इन चारों प्रोसेसेस में एस एंड टी कैसे कैसे वेरी करते हैं, वो देखो कैसे बनाए, बिल्कुल सिंपल है। टी एंड एस का ग्राफ देखना है हमने, टी एंड एस का ग्राफ देखना है। देखो, जो पहली प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस क्या है आपके पास, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। सो एक्सपैंड हो रहा है सिस्टम, ऑब्वियसली एंट्रोपी तो बढ़ेगी, एंट्रोपी तो बढ़ेगी क्योंकि आपका सिस्टम क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। सो आपके पास क्या होता क्या है, जो डी टी है वो तो जीरो होता है, डी टी क्या होता है, जीरो। डी टी क्या होता है, जीरो, क्योंकि ये क्या है, आइसोथर्मल है। सो टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा, जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगी। सो हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, एंट्रोपी को इंक्रीज करना है। ये हो गया आपके पास फर्स्ट प्रोसेस। हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, एंट्रोपी को इंक्रीज करना है। ओके,
ये एंट्रोपी इंक्रीज क्यों हो रही है? देखो आपके पास क्या होता है, जो आपके पास डी क्यू होता है वो किसके इक्वल होता है? टी डी एस के। सो मीन्स डी एस किसके इक्वल है? डी क्यू अपॉन टी के। ये जो टेम्परेचर है ये तो कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, बट हम बाहर से क्या है, हीट दे रहे हैं सिस्टम को। डी क्यू क्या है आपके पास? पॉजिटिव। सो डी एस भी क्या है? पॉजिटिव। सो मीन्स आपके पास जो एंट्रोपी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज। अगर हम सेकंड स्टेप देखें, सेकंड स्टेप में क्या होता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो आपके पास डी क्यू है वो क्या है? जीरो। डी क्यू जीरो है, सो आपके पास डी एस भी क्या हो गया? जीरो। बट हमें पता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्या है? गिरता है हमेशा, ये हमने पहले कर रखा है। सो ये हो गया आपके पास सेकंड प्रोसेस। एंट्रोपी को हमने क्या रखा? कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को हमने गिरा दिया। ओके, सो अगर हम थर्ड प्रोसेस की बात करें, सिमिलरली थर्ड प्रोसेस कौन सी होती है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। यहाँ पे क्या होगा? रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है, सो डी टी तो जीरो ही होता है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा, बट आपके पास जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी? अब नेगेटिव, मीन्स कम होगी, क्योंकि डी एस किसके इक्वल होता है? डी क्यू अपॉन टी के। डी क्यू नेगेटिव है, सो डी एस भी नेगेटिव होगी, मीन्स एंट्रोपी क्या होगी? कम। एंट्रोपी हमने कम कर दी, ये होगा थर्ड स्टेप। सिमिलरली अगर आप फोर्थ स्टेप की बात करो, फोर्थ स्टेप में क्या होता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में हमेशा टेम्परेचर क्या होगा? राइज। सो मीन्स ये क्या होगी आपकी फोर्थ प्रोसेस। हम ऐसे जा रहे हैं। ओके, पहले हम फर्स्ट प्रोसेस की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये आपके पास सी है, ये डी है। ओके, सो जो फर्स्ट स्टेप है वहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, डी क्यू। हीट क्या है? दे रहे हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे हम क्यू एच दे रहे हैं और यहाँ से क्यू सी बाहर निकल रही है। यहाँ से क्यू एच दे रहे हैं, यहाँ से क्यू सी बाहर निकल रही है। ओके, सो ये हो गया आपके पास T वर्सेस S का ग्राफ। आई होप आपको समझ आ गया। T वर्सेस S का ग्राफ बिल्कुल कुछ भी नहीं है T वर्सेस S के ग्राफ में, बस जैसे जैसे आपने प्रोसेसेस किए वैसे वैसे ही आप क्या ग्राफ बनाते जाओ। ओके, सो ये हो गया T वर्सेस S का ग्राफ। अब हम कर रहे हैं P वर्सेस T का ग्राफ। अभी हमने काफ़ी सारे ग्राफ्स करने हैं। ओके, अब हमने काफ़ी सारे ग्राफ्स करने हैं, हम वन बाय वन सभी को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं H वर्सेस T का। ओके, H वर्सेस T। H वर्सेस T के ग्राफ में क्या होता है? और हमने करना है U वर्सेस T का। H वर्सेस T का करना है, U वर्सेस T का करना है। ओके, सो H वर्सेस T का अगर आप ग्राफ देखो, H वर्सेस T का अगर आप ग्राफ देखो तो क्या होता है? यस, हमें पता ही है कि जो DH होती है वो किसके इक्वल होती है? CpDT के इक्वल होती है। DH किसके इक्वल होती है? CpDT के इक्वल होती है। मीन्स जैसा ही आपका DT बिहेव करेगा चारों की चारों प्रोसेसेस में, वैसा ही आपका DH बिहेव करेगा, क्योंकि DH DT पे ही डिपेंड कर रहा है। DH DT पे ही डिपेंड कर रहा है। जैसे हम फर्स्ट स्टेप देखें, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है। आइसोथर्मल है, dt जीरो होती है। सो अगर आप dt जीरो करोगे तो dh भी जीरो होगी। सो मीन्स dt भी जीरो है, dh भी जीरो है, मीन्स t भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है। सो वो क्या बन जाएगा? एक पॉइंट सा बन जाएगा, क्योंकि हम ना तो t को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ना ही हम h को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीन्स जो आपकी फर्स्ट प्रोसेस है वो क्या बन गई? एक पॉइंट बन गई, एक पॉइंट बन गई फर्स्ट प्रोसेस। ओके, अगर आप सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप में क्या होता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो आपका dt है वो क्या होता है? नेगेटिव। टेम्परेचर हमेशा गिरता है। सो अगर dt नेगेटिव है तो आपका h भी क्या होगा? नेगेटिव। h भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, t भी डिक्रीज होगा। सो हमने क्या किया? h को भी डिक्रीज कर दिया, t को भी डिक्रीज कर दिया। ओके, ये क्या होगी आपके पास? सेकेंड प्रोसेस। ये आपके पास सेकेंड प्रोसेस होगी, हम इधर को जा रहे हैं, ये सेकंड प्रोसेस होगी। ओके, अब अगर हम थर्ड प्रोसेस देखें, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, वहाँ पे भी क्या हो जाएगा? dt जीरो है, dt जीरो है तो dh भी जीरो है, वो भी आपके पास एक पॉइंट बन गया। ये आ गया आपके पास थर्ड पॉइंट। ओके, अगर हम फोर्थ स्टेप को देखें, फोर्थ स्टेप में क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा, क्योंकि एडियाबैटिक कंप्रेशन है, टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होगा तो h भी राइज होगी। मीन्स आपके पास ये क्या होगी? फोर्थ स्टेप। ओके, फोर्थ प्रोसेस ही होगी। मीन्स आपने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही आएगी, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही आएगी ग्राफ में। फर्स्ट एंड थर्ड प्रोसेस पॉइंट बन गया। सेकंड प्रोसेस का जैसा बिहेवियर रहेगा उसके बिल्कुल उल्टा फोर्थ प्रोसेस करेगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होगा उतना ही टेम्परेचर फोर्थ प्रोसेस में इंक्रीज होगा। ओके, सो ये था हमारा H वर्सेस T का। सिमिलरली अगर आप U वर्सेस T का ग्राफ प्लॉट करोगे वो भी बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस आएगी, यहाँ पे थर्ड प्रोसेस आएगी, इधर जाओगे तो सेकंड प्रोसेस, इधर जाओगे तो फोर्थ प्रोसेस, क्योंकि du की इक्वल होता है CvDT के। जैसा dt का बिहेवियर, जैसा टेम्परेचर का बिहेवियर, वैसा ही u का बिहेवियर। जब dt कम होगा du कम होगा, जब dt ज़्यादा होगा du ज़्यादा होगा, जब dt जीरो होगा du जीरो होगा। सो h का एंड t का और u का एंड t का, इन दोनों के जो ग्राफ्स हैं वो बिल्कुल सेम आते हैं, क्योंकि dh भी dt पे डिपेंड कर रहा है, du भी dt पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ से पता क्या लगता है? यहाँ से पता क्या लगता है कि जो h एंड u है
एच एंड यू है वो वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे टेम्परेचर करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा यू एंड एच इंक्रीज होंगे, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा यू एंड एच डिक्रीज होंगे। अगर टी कांस्टेंट है तो एच भी कांस्टेंट है तो यू भी कांस्टेंट है। इसका मीनिंग क्या है कि जो एच एंड यू है वो बिल्कुल टी पे डिपेंड है, जैसा टी है वैसा ही एच एंड यू है। ओके सो अगर हमने ग्राफ प्लॉट करना है, ये आपके पास एच का टी के साथ था, यू का टी के साथ था। अब हमने अभी देखा था टी का एस के साथ ग्राफ, वो कैसा आया था, ऐसा टी का एस के साथ ग्राफ ऐसे ही आया था। सो अगर हम प्लॉट करें टी का एच का, ये क्या था आपके पास टी का एस के साथ था, सॉरी अगर हम प्लॉट करें एच का प्लॉट करें एस के साथ और यू का प्लॉट करें एस के साथ, तो वो भी ग्राफ कैसे ही आएगा, ऐसा ही आएगा, क्योंकि जैसा टी बिहेव कर रहा है इसके साथ वैसा ही एच बिहेव करेगा इसके साथ, वैसा ही यू बिहेव करेगा इसके साथ। ओके आई होप आपको पता चल गया कि एच का एंड यू का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सेम है जैसा ही आपके पास टेम्परेचर का बिहेवियर है। ओके अब आप देखो, अब हम कर रहे हैं पी वर्सेस टी का ग्राफ। अगर आप पी वर्सेस टी का करो, पी वर्सेस टी का, ओके हम अभी ऑर्डरली ही कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बार लिख ली प्रोसेस ही सारी। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मीनिंग जो आपके पास टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर हमने क्या रखना है कांस्टेंट, और हमने प्रेशर क्या करना है कम करना है। प्रेशर कम करना है आपने और क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। सो टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को कम करना है, मीन्स जो आपके पास फर्स्ट प्रोसेस है वो ये होगी। ओके टेम्परेचर को हमने क्या रखा है कांस्टेंट एंड प्रेशर को हमने क्या रखा है डिक्रीज कर दिया। अब सेकंड प्रोसेस देखो, सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, जो आपके पास टेम्परेचर है, सेकंड प्रोसेस में क्या होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है। टेम्परेचर कम होता है और जो प्रेशर है वो क्या होगा, हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन ही कर रहे हैं, सो प्रेशर क्या होगा फिर भी कम होगा। सो अब देखो यहाँ पे कर लो आप, जैसे ये अब हमने टेम्परेचर भी कम करना है प्रेशर भी कम करना है, सो सेकंड प्रोसेस ये होगी, फर्स्ट प्रोसेस ये, सेकंड प्रोसेस ये होगी। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल होता है, टेम्परेचर फिक्स रहेगा एंड जो आपका प्रेशर है वो क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। सो आपके पास जो फोर्थ प्रोसेस है ये होगी, जो थर्ड प्रोसेस ये होगी। ओके जो फोर्थ प्रोसेस है वो क्या है आपके पास कंप्रेशन है। कंप्रेशन में क्या होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड प्रेशर भी क्या होगा इंक्रीज। सो फोर्थ प्रोसेस आपके पास ये होगी, ये पी वर्सेस टी का हो गया। सिमिलरली अगर आप वी वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करोगे, वी वर्सेस टी का आपके पास कैसा आ जाएगा, जैसे देखो फर्स्ट प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज होगा। एंड अगर हम सेकंड प्रोसेस देखेंगे, यस वॉल्यूम क्या होगा आपके पास इंक्रीज, जो आपके पास टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। सो मीन्स आपके पास फर्स्ट प्रोसेस ही होगी। यहाँ से आप कैसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे हो, ओके फर्स्ट प्रोसेस ही होगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, हम ऊपर को जा रहे हैं, ऊपर को जा रहे हैं हम, ओके टेम्परेचर सेम है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। सेकंड प्रोसेस देखो आपके पास क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो कम होगा, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। सो मीन्स हमने क्या बना दिया, ऐसे बना दिया, ओके वॉल्यूम को बढ़ा दिया टेम्परेचर को कम कर दिया। अब देखो थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम को कम कर दिया टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लिया। ओके फोर्थ प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा राइज, टेम्परेचर क्या हो जाएगा राइज, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये हो गया फोर्थ प्रोसेस। सो मीन्स आपको ना किसी भी चीज़ में ग्राफ आ जाए बस आपने क्या याद रखना है, चारों की चारों प्रोसेस ही याद रखनी है। ओके चारों प्रोसेस ही याद रखनी है, कोई भी ग्राफ आ जाए। वैसे मैक्सिमम ग्राफ हमने कर लिए, अगर आएगा तो इन्हीं में से ही आएगा। अगर बाई चांस किसी और चीज़ का ग्राफ भी आता है तो आपको चारों प्रोसेसेस अगर याद है तो आराम से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ओके सो ये था हमारे पास कार्नेट इंजन, ये था हमारे पास सारा का सारा कार्नेट इंजन। अब हम कर रहे हैं कार्नेट रेफ्रिजरेटर। ओके सेकेंड है हमारे पास कार्नेट रेफ्रिजरेटर। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, सो इनके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके कार्नेट रेफ्रिजरेटर, यस रेफ्रिजरेटर तो सबने देखा ही होगा, फ्रिज तो सभी के घरों में ही होता है। सो कार्नेट रेफ्रिजरेटर का जो काम है वो बिल्कुल उल्टा होता है किसके, कार्नेट इंजन के। कार्नेट इंजन में हमने क्या देखा कि हम हीट देते हैं वर्क होता है, हीट देते हैं सिस्टम को वर्क होता है। बट यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं, आपने रेफ्रिजरेटर को आप हीट तो नहीं देते, किसी ने देखा तो नहीं रेफ्रिजरेटर को हीट देते हुए। आप क्या करते हो, रेफ्रिजरेटर पे वर्क करते हो, आप क्या करते हो फ्रिज पे वर्क करते हो। क्यों, तभी तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो उसको। ओके जब प्लग चलाते हो तभी आपका जो फ्रिज है वो ऑन होता है, मीन्स आप बाहर से इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हो। ओके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो मीन्स आप वर्क कर रहे हो। रेफ्रिजरेटर में आप बाहर से वर्क करोगे। ओके जब आप वर्क करोगे तब क्या होगा, जो अंदर है, अंदर हमारी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, अंदर हमारी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें क्या होगा, उसमें से हीट निकल के बाहर सराउंडिंग्स को मिलेगी, उसमें से हीट निकल के बाहर सराउंडिंग्स को मिलेगी। तभी तो आपने देखा होगा जो फ्रिज की वॉल्स हैं वो क्या होती हैं, गर्म होती हैं थोड़ी थोड़ी। ओके सो यहाँ पे क्या होता है रेफ्रिजरेटर में, जो आपके पास ये भी एक साइकिल ही है। यहाँ पे आप क्या करते हो, वर्क करते हो, यहाँ पे आप क्या करते हो, वर्क करते हो, यहाँ पे आप क्या करते हो, वर्क करते हो।
ओके, सो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, जैसे ही हमने वर्क किया, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हमने ऑन की, तब क्या होगा, जो हमारे पास QC है, QC क्या होता है, हीट इजेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी। ओके, हमने क्या किया, हमारी अंदर चीज़ें ठंडी ही हैं, हमारी अंदर चीज़ें ठंडी ही हैं, उनसे और हीट निकाल के हम बाहर दे रहे हैं। मीन्स हीट इजेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी एंड हीट गिवन टू द हॉट बॉडी। हम अंदर से हीट निकाल के बाहर सराउंडिंग्स को दे रहे हैं। ओके, सो इसमें जो आपके पास एफिशिएंसी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, इसमें जो आपके पास एफिशिएंसी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट क्या है आपके पास, हीट इजेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, हीट इजेक्टेड फ्रॉम कोल्ड बॉडी, कि हमारा खाना कितना ठंडा हो गया। ओके, हीट इजेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी। एंड इनपुट क्या है, आप कितना वर्क डन कर रहे हो, इनपुट क्या है, कितना वर्क डन कर रहे हो आप। ओके, सो हीट इजेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी कितना है, माइनस QC डिवाइडेड बाय वर्क डन कितना है, W। सो ये आपके पास हो गया बीटा। हम बीटा बोलते हैं एफिशिएंसी, कार्नेट रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी को हम बीटा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। आपको लिखा आ जाए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ही बीटा होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ही आपके पास क्या होता है, कार्नेट रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी। ओके, सो अब देखो बीटा आपके पास आ गया -QC अपॉन W। W किसके इक्वल होता है, हमने पीछे उसमें कार्नेट इंजन में कर ही लिया। W किसके इक्वल होता है, W किसके इक्वल था हमारे पास, -QH। W किसके इक्वल था, -W किसके इक्वल था, QH -QC के इक्वल था। हमने देखा था ना, जो -W था वो किसके इक्वल था, QH -QC के। सो यहाँ पे हमें W चाहिए, W किसके इक्वल है, QC -QH। ओके, सो अगर आप यहाँ पे पुट करो W इज इक्वल टू -QC अपॉन QC -QH। ओके, ऊपर नेगेटिव है वो हमने नीचे ले लिया, QC अपॉन QH -QC, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, TC अपॉन TH -TC। ओके, आप क्या करोगे, बीटा आपके पास क्या आ गई, TC अपॉन TH -TC। बीटा क्या आ गया, TC अपॉन TH -TC, क्योंकि यहाँ पे अगर आप QC की वैल्यू पुट करोगे एंड वर्क डन की वैल्यू पुट करोगे, वो आपके पास TC अपॉन TH -TC ही आ जाएगा। ओके, सो आप यहाँ से देख के क्या लगता है, आपको देख के क्या लगता है कि बीटा की वैल्यू बिल्कुल क्या है, रेसिप्रोकल है किससे, ईटा के। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बीटा की वैल्यू के ऊपर TC है, ईटा की वैल्यू के नीचे TH था। ओके, सो ईटा एंड बीटा आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो ईटा है वो बीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि जो ईटा है वो वन अपॉन बीटा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ईटा में नीचे क्या था, TH था, बीटा में ऊपर क्या है, TC है। सो ये ध्यान में रखना है। कई बच्चे क्या है, बड़ा मतलब कि जल्दी में कन्फ्यूज हो जाते हैं और वो बीटा को 1 अपॉन ईटा लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ओके, सो जो आपके पास होता क्या है, जो 1 प्लस बीटा होता है वो 1 अपॉन ईटा के इक्वल होता है। 1 प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन ईटा के इक्वल होता है। ओके, आप करके देखो, बीटा किसके इक्वल था, TC अपॉन TH -TC, 1 प्लस TC अपॉन TH -TC। ओके, इसको सॉल्व करो, कितना आ गया, TH -TC प्लस TC डिवाइडेड बाई TH -TC, क्या आ गया, TH अपॉन TH -TC। यही तो है, यही तो आपके पास क्या है, 1 अपॉन ईटा, क्योंकि ईटा क्या था आपके पास, TH -TC अपॉन TH, यही बिल्कुल उल्टा ही तो है। सो आपके पास क्या होता है, 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा होता है, अकेला बीटा 1 अपॉन ईटा नहीं होता। ओके, 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा, ये आपने रिलेशन याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या दिया होता है, आपको क्या दिया होता है, आपको ईटा दिया होता है, बीटा फाइंड आउट करना है, या फिर बीटा दिया होता है, ईटा फाइंड आउट करना होता है। ओके, सो ये था आपके पास कार्नेट रेफ्रिजरेटर। कार्नेट रेफ्रिजरेटर का जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल आप बोल सकते हो रिवर्स है। किसके रिवर्स है, किसके रिवर्स है, जो हमने पहले किया है कार्नेट इंजन के। बट जो एफिशिएंसी है, आप एफिशिएंसी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल उसकी उल्टी है। आप एफिशिएंसी नहीं बोल सकते कि कार्नेट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कार्नेट रेफ्रिजरेटर के बिल्कुल रेसिप्रोकल है, बिल्कुल रेसिप्रोकल नहीं है। 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा है। ओके, अब हम देख रहे हैं हीट पंप। इन सभी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, काफ़ी बार बता दिया मैंने आपको, याद रखना। अब हम देख रहे हैं हीट पंप। हीट पंप क्या होता है, हीट पंप का जो काम है वो क्या है कि हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्या होता है, हॉट बॉडी होती है, हॉट बॉडी से हमने हीट देनी है किसको, कोल्ड बॉडी को। वैसे तो आप बोलोगे ये तो ऑब्वियसली है, ये तो हमें पता ही है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हीट अपने आप ही चली जाएगी, हमें करने की क्या जरूरत है। अरे प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हीट पंप लगाते हैं, ताकि जो आपके पास हॉट बॉडी से ज़्यादा जल्दी हीट जा सके कोल्ड बॉडी में। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं, और वो क्या करता है, QH से QC में जाते हैं। हम क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं, और ये क्या करते हैं, QH हीट लेते हैं, हॉट बॉडी से QH हीट लेते हैं और बाहर क्या देता है,
QC हीट देता है। ओके, QH से मीन्स हॉट बॉडी से हीट लेके किसको ट्रांसफर कर देता है, कोल्ड बॉडी को। ये होता तो ऑब्वियसली हमें पता ही है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हीट अपने आप ट्रांसफर होती जाएगी, बट वो टाइम लेगी। अगर इस प्रोसेस को हमने फास्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हीट पंप लगा देंगे। जैसे आपने देखा ही होगा एग्जॉस्ट फैन, हम एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं अक्सर, किचन में एग्जॉस्ट फैन लगा ही होता है। उसका काम क्या होता है, हाँ, आपको पता ही है, अगर आपकी किचन में टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, गैस की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो वो अगर आप गैस बंद कर दोगे थोड़े टाइम तक क्या होगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, हमें पता है। बट उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट ऑन कर देते हैं। सो एग्जॉस्ट क्या है, इसका एग्जाम्पल ही है हीट पंप का। ओके, जो इसकी एफिशिएंसी होगी, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, यस एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट क्या है आपके पास, एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट क्या है, हीट इजेक्टेड फ्रॉम द हॉट बॉडी। ओके, मीन्स -QH डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है, W। सो मीन्स आपके पास क्या आ गया, जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल ही रिवर्स है। किसके रिवर्स है, जो हमने किया था हीट इंजन, जो हमने कार्नेट इंजन किया था, उसकी एफिशिएंसी क्या आई थी, -W/QH। यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है, -QH/W। मीन्स यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, TH/TH -TC, या फिर आप क्या लिख सकते हो, QH/QH -QC। ये बिल्कुल ही किसके रिवर्स है, आप इसको लिख सकते हो ईटा ऑफ हीट पंप। इसको भी हम ईटा से ही डिनोट करते हैं, साथ में लिख देते हैं ईटा ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ईटा ऑफ कार्नेट इंजन। ओके, जो आपके पास हीट पंप की एफिशिएंसी होती है वो बिल्कुल ही रिवर्स होती है किसके, कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी के। ओके, सो हमने हीट पंप की एफिशिएंसी देखी, मेन जो हीट पंप है उसकी एफिशिएंसी पे ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, हीट पंप की एफिशिएंसी बिल्कुल रेसिप्रोकल होती है किसके, कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी के। जो हीट पंप का जो काम है, मेन तो ना आपको काम पता होना चाहिए, तीनों का आपको काम पता होना चाहिए, काम क्या करते हैं। ओके, हीट पंप में हमने देखा हम वर्क डन करते हैं, वर्क डन बाहर से करते हैं। जैसे आपने एग्जॉस्ट लगाया, वो क्या इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, आपने एग्जॉस्ट लगाया, वो क्या करेगा, हॉट बॉडी से हीट लेके कोल्ड बॉडी को ट्रांसफर करेगा। ये इस प्रोसेस को फास्ट करता है। वैसे होना तो ये खुद भी हो जाएगी, बट वो टाइम लेगा। अगर हमने इस प्रोसेस को फास्ट करना है तो हम क्या लगा देते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, हीट पंप लगा देते हैं। ओके, सो हमने तीनों के तीनों साइकिल्स देखे, कार्नेट इंजन देखा, कार्नेट रेफ्रिजरेटर देखा एंड हीट पंप देखा। जो इनके तीनों के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया। हमने कार्नेट इंजन में काफ़ी सारे ग्राफ्स देखे। ओके, एक बार प्लीज़ वीडियो तो देख लिया आपने, इसके बाद खुद ग्राफ बना के देखना, सारी प्रोसेसेस को खुद एनालाइज करना कि हमने कैसे कैसे किया, फिर वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।